आज का जो विषय है ये बहुत ही एक सीरियस विषय है। सीरियस इसलिए है कि जब हम लव जिहाद की बात करते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि दिल्ली में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, हमें ध्यान में आता है कि कानून इसके ऊपर बन रहे हैं। लेकिन और जब रिसर्च करते हैं तो ध्यान आता है कि केवल हिंदुस्तान में नहीं, ये पूरी दुनिया में हो रहा है, स्पेशली यूरोप में हो रहा है, स्पेशली इंग्लैंड में हो रहा है। और वहां की रिपोर्ट्स भी आई है, स्टडी रिपोर्ट्स, कि किस किस तरह से 12 साल के बच्चों के साथ हो रहा है, कितना टीनेजर्स के साथ हो रहा है, कितना 18-19 साल की बच्चियों के साथ और बड़ी लड़कियों के साथ हो रहा है। यानी धोखे से प्रेम जाल में फंसाकर उनको ब्लैकमेल करके उसके बाद शादी के लिए धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। इसमें लव तो कहीं है नहीं, ये केवल जिहाद है और कुछ नहीं है इसमें। मैं जब अपनी बात शुरू करती हूँ तो हम सब ने पढ़ा कि कैसे 27 अक्टूबर 2020 को एक 20-21 साल की लड़की निकिता तोमर, जो बल्लभगढ़ में अग्रवाल कॉलेज में पढ़ती थी, एग्जाम देकर बाहर निकली हरियाणा में। जैसे ही बाहर निकली तो तौसीफ खान आया, उसने अपहरण करने की कोशिश की, उसने रेजिस्ट किया, उसे भागी वहां से, उसने पिस्टल ली और उसके ऊपर फायर कर दिया, वहीं उसकी हत्या हो गई। पूरे भारत में इस हत्या को सीसीटीवी कैमरे पर देखा, इसका वीडियो देखा। और हम जब जिया की ओर से, अपनी संस्था की ओर से वहां पर गए निकिता के घर पे बल्लभगढ़ में, उसकी माँ से मिले, उसके पिता से मिले, उसके भाई से मिले, और शॉकिंग जो फैक्ट्स थे वो सामने आए। और फैक्ट्स क्या आए? फादर कहता है मैं तो कभी अपने बेटे को देखा ही नहीं था, ये मेरी बेटी नहीं बेटा था, मैं अपना घर पे ही देता, गिरवी रख देता, इस बेटी को मैं आर्मी का ऑफिसर बनाता, इसको ब्यूरोक्रेसी में भेजता। इतनी ब्राइट लड़की थी, उसने मेडल्स दिखाए हमें, मेडल्स और सर्टिफिकेट्स, कि ये मेरी निकिता के सर्टिफिकेट्स थे। और वहां जो माँ ने बताया वो और शॉकिंग था। माँ ने कहा कि निकिता के ऊपर लगातार दबाव आ रहा था कि वो धर्म परिवर्तन करे, इस्लाम ग्रहण करे, उसके बाद उसका विवाह हो, उसकी शादी हो। उसने मना कर दिया, मैं अपना मजहब चेंज नहीं करूंगी, इसलिए उसको मार दिया गया। वहां पे बहुत से लोग बाहर बैठे थे, पूरे हिंदुस्तान से निकिता के घर लोग जा रहे थे, बाहर बैठ रहे थे, और जो बातचीत कर रहे थे उनके भी हमने इंटरव्यू लिए, बातचीत कर रहे थे कि कह रहे थे कि ऐसे लव जिहाद की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हमें ध्यान में आया, हम लगभग 7 लोग थे फैक्ट फाइंडिंग टीम में, हमें ध्यान आया कि क्यों ना हम लोग लव जिहाद में डॉक्यूमेंट करें। लोग नैरेटिव की बात करते हैं, अरे लव जिहाद है कि नहीं है, इंटरफेथ मैरिज कवर्ड है कि नहीं है, लव जिहाद क्या होता है, प्रेम प्यार है कि हिंदू मुस्लिम शादी नहीं होंगे। हमें लगा इस नैरेटिव से बाहर आएंगे, हम उन लड़कियों से पूछेंगे जो कहती हैं कि हाँ हमारे साथ लव जिहाद हुआ है। हमने लगभग पिछले 1-1.5 महीने में 20 से अधिक लड़कियों के, चाहे उनके घर जाकर या उनसे मिलकर या ऑनलाइन, हमने उनके इंटरव्यूज किए हैं, उनके हमने वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं। जिसने कहा हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ, धोखे से प्यार किया गया, जबरदस्ती कहा गया कि तुम परिवर्तन कर लो अपने धर्म को तभी शादी करेंगे, उसके बाद आई वेंट थ्रू हेल, हमने उनके इंटरव्यूज रिकॉर्ड किए हैं। तभी 2-3 दिन में हमारी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट भी आ जाएगी। शॉकिंग स्टोरीज हैं उसके अंदर। अब देखिए, जब हमने ट्वीट किया कि हम ऐसे एक फैक्ट फाइंडिंग लाना चाहते हैं, आपके पास हिंदुस्तान के लोगों जितना मटेरियल है आप दीजिए, बिलीव मी हमारे पास पूरी दुनिया से मटेरियल आया ट्विटर के ऊपर, पूरी दुनिया से आया। वो जो मटेरियल आया उसके अलावा जो रिसर्च किया हमने, इट वाज शॉकिंग। पहली बार ध्यान में आया कि लव जिहाद की समस्या केवल भारत की समस्या नहीं है, लव जिहाद की समस्या ये पूरी दुनिया की समस्या है। और खासकर अगर मैं इंग्लैंड की बात करूं, मैं 3 स्टडी रिपोर्ट्स इंग्लैंड की यहां पर कोट करना चाहूंगी। पहली, डॉक्टर एला हिल, उन्होंने कहा कि वो खुद इस ग्रूमिंग गैंग का शिकार है, चाइल्ड अब्यूज का शिकार है। उन्होंने कहा कि पिछले 40 सालों में लगभग 5 लाख नॉन मुस्लिम लड़कियों के साथ जो मुस्लिम ग्रूमिंग गैंग्स हैं, उन्होंने ऐसा ही किया है, व्यभिचार किया है, दुराचार किया है, रेप किया है, सेक्सुअल असॉल्ट किया है 12, 13, 14, 15 साल की लड़कियों के साथ।
फिर कन्वर्जन करने पर मजबूर किया है, हिजाब पहनने पर मजबूर किया है। वो कहती है मैं स्वयं जब टीनेजर थी, मेरा एक पाकिस्तानी मुस्लिम बॉयफ्रेंड था, मैं उसके साथ रहती थी। शुरू में बहुत मॉडर्न था, बहुत लिबरल था, हम एक अच्छा हमारे में एक संबंध था, पर धीरे धीरे ये जो अफेयर था ये ऑब्सेसिव बन गया, ये रिलीजियसली चार्ज बन गया और इंग्लैंड के अलग अलग फ्लैट्स में इसे ले जाया गया। रॉदरहैम में, शेफील्ड में, ब्रैडफोर्ड में ले जाया गया, वहां रेप किया गया, वहां टॉर्चर किया गया, स्ट्रैंगुलेट करने की कोशिश की, पूरे शरीर में जख्म हो गए। जब भी भागने की कोशिश करती तो तुम्हारे माँ बाप को मार देंगे, मेरे घर में घुस जाते, ये तोड़ फोड़ करते, इनसे निकलना आसान नहीं था। उन्होंने कहा किसी तरह पुलिस के पास गई, पुलिस ने कोई हेल्प नहीं की, एडमिनिस्ट्रेशन के पास गई, कोई हेल्प नहीं की, बिकॉज एवरीबडी वांटेड टू बी पॉलिटिकली करेक्ट। और उसके बाद डॉक्टर हिल कहती हैं कि मैं नाम बदलकर, हुलिया बदलकर कहीं और रहना शुरू कर दिया, इस तरह मैं बच गई और आज दुनिया को बता रही हूं कि ये रियलिटी है। उन्होंने कहा कि जब भी मेरे साथ ये रेशियली और रिलीजियसली एग्रेवेटेड रेप होता था, उस समय जो ये पाकिस्तानी मेरा बॉयफ्रेंड होता था, ये लगातार बोलता था तुम वाइट हो, तुम क्रिश्चियन हो, कहकर मुझे टॉर्चर करता था। वो कहता था कि यू आर अ गर्ल अगेंस्ट द इस्लामिक टीचिंग्स, कि तुम सिर्फ पांव तक ढकी हुई नहीं हो, तुम अल्कोहल लेती हो, तुम गाती बजाती हो, तुम डांस करती हो, तुम आदमियों के साथ मिक्स होती हो, इसलिए अ ब्यूटीफुल मुस्लिम हैज एवरी राइट टू अब्यूज यू, टॉर्चर यू, रेप यू। ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, ये हिंदुस्तान में किसी की स्टेटमेंट नहीं है, ये डॉक्टर एला हिल ने कहा, जो उनके ऊपर बीती है, उन्होंने ये बताया। और उन्होंने कहा कि वो लगातार कहता था इट इज द ड्यूटी ऑफ अ गुड मुस्लिम to torture and abuse all such women, the white non-Muslim women who are against the Islamic teachings. मैं हैरान हो गई रिपोर्ट पढ़कर। रिपोर्ट भारत के सो कॉल्ड राइटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की नहीं थी, ये राइटिस्ट संस्थाओं की नहीं थी, ये एक वो व्यक्ति थी जिसका टीन एज में सेक्सुअल अब्यूज किया गया, और उसने बताया किस किस प्रकार से मेरे साथ ऐसा हुआ। वीडियोस और ये पूरा का पूरा जो नरेटिव है, जो पूरे फैक्ट्स हैं, ये पब्लिक डोमेन में मौजूद है, आप गूगल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने एक और रिपोर्ट, वो रिपोर्ट थी यू ऑल मस्ट गो थ्रू इट, रॉटरहैम नॉर्थ इंग्लैंड की रिपोर्ट जो टाइम्स मैगजीन में छपी। उसके बाद यूके हाउस ऑफ कॉमन्स ने एक कमेटी का गठन किया कि स्टडी करो इसमें है क्या। प्रोफेसर एलेक्सिस जे के अंतर्गत ये एक फैक्ट फाइंडिंग स्टडी कमेटी गठित हुई, जिसने अपनी रिपोर्ट दी और कहा कि रॉटरहैम में जो इंग्लैंड में है 16 साल में 1997 से 2013 के बीच में 1400 व्हाइट ब्रिटिश गर्ल्स हैड बीन सेक्सुअली अब्यूज्ड। कौन थे इनके अब्यूजर्स? ब्रिटिश पाकिस्तानी मुस्लिम मेन। कैसे किया, क्या किया कि जो टैक्सी ड्राइवर्स थे, अधिकांश यही ब्रिटिश पाकिस्तानी मुस्लिम टैक्सी ड्राइवर्स थे, वो इन बच्चियों को 8, 9, 10, 11 साल की बच्चियों को ये केयर होम से घर ले जाते थे, वापस लेकर आते थे, ये स्कूल से घर ले जाते थे, वापस लेके आते थे। रास्ते में टॉफी, ड्रग्स, अल्कोहल दिया जाता था, रास्ते में उनको एक कोने में ले जाया जाता था, वहां पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। They used to be doused with पेट्रोल। ये यूके हाउस ऑफ कॉमन्स की होम अफेयर्स कमेटी द्वारा गठित हुई इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट है। उन पर पेट्रोल डाल दिया जाता था, कहा जाता था आग लगा देंगे, मुंह खोला तो, तुम्हारे माँ बाप को मार देंगे, मुंह खोला तो। इन छोटे छोटे बच्चों को एज सेक्स स्लेव्स को बेच दिया जाता, और इतने ट्रॉमा से ये लोग गुजरे हैं कि शायद ही कभी ठीक हो पाए। और एक दो नहीं, हजारों ऐसे बच्चे, लेकिन पुलिस के पास जाते, पुलिस एक्शन नहीं लेती, एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते, वो एक्शन नहीं लेते। एवरीबडी वांटेड टू बी पॉलिटिकली करेक्ट। व्हाई पॉलिटिकली करेक्ट? क्योंकि 3 बातें थी। पुलिस सोचती कि हम पर एक लेबल कर दिया जाएगा, ओ वी आर रेशियल, ओ वी आर व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट, ओ हम लोग तो एंटी मुस्लिम है, एंटी माइनॉरिटी है।
वहां की कुछ एक पार्टीज थी जिनका जो वोट बैंक था वो एथनिक माइनॉरिटीज का था। हमारे रॉटरहैम टाउन की रेपुटेशन का क्या? जब ये रिपोर्ट आई, वहां के पुलिस चीफ को रिजाइन करना पड़ा, वहां के म्युनिसिपल काउंसिल को चीफ को रिजाइन करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई थी। ये बच्चे, ये टीनेजर्स, ये लड़कियां, ये किसी का वोट बैंक नहीं थी, ये वल्नरेबल थी। देयर लाइव्स डिड नॉट मैटर बिकॉज दे वांटेड टू बी पॉलिटिकली करेक्ट। तीसरा, बर्मिंघम का केस, सरदार फैमिलीज, सरदारनी बच्चियां, स्कूल्स के आसपास। जो रिपोर्ट कहती है, रिपोर्ट है, एक संस्था है स्मार्ट, सिख मीडिएशन एंड रिहैबिलिटेशन टीम चैरिटी। इसकी स्टडी रिपोर्ट है जिसका टाइटल है द रिलीजियसली एग्रेवेटेड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ यंग सिख वुमेन अक्रॉस यूके। ये कहती है कि जैसे रॉटरहैम में हुआ वैसे ही हमारा बर्मिंघम में हुआ, जहां बच्चियां स्कूल में पढ़ती थी, उनके आसपास ऐसे ही जो खासकर पाकिस्तानी मुस्लिम मेन हैं, वो फैशनेबल क्लोथ्स में, लग्जरी व्हीकल्स में, पैसा था उनके पास, लड़कियों को अफेक्शन दिखाते, प्यार दिखाते, अपने जाल में फंसाते, ऑब्ससीन वीडियोस और फोटोज लेते, ब्लैकमेल करते, अपने घरों से, कल्चर से दूर कर देते और रिपीटेडली उनके साथ ग्रुप असॉल्ट होते, सेक्सुअल असॉल्ट। वो ऐसे विशेष सर्कल में फंस जाती है कि वहां से बाहर नहीं निकल पाती। परिवार चुप थे, अरे ये बात बाहर आ गई तो हमारी लड़की से शादी कौन करेगा, इसका जीवन खराब हो जाएगा। पुलिस चुप थी, एडमिनिस्ट्रेशन चुप थी, कोई चाहता नहीं था कि लेबल हो एंटी माइनॉरिटी का। इसलिए डॉक्टर एला हिल ने बाद में कहा, कहते पूरे यूके में कितने ही टाउन हैं यूरोप के, अगर वहां देखेंगे चाइल्ड सेक्सुअल ग्रूमिंग गैंग्स चलते हैं, ऑपरेट करते हैं। ये एज अ ग्रुप ऑपरेट करते हैं। ये बच्चों से लेकर टीनेज लड़कियों और बाकी लड़कियों को फंसाते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं और इस सेक्स रैकेट में शामिल कर देते हैं। नॉन मुस्लिम लड़कियों, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन लड़कियों को। ये जिहाद नहीं है काफिरों के खिलाफ तो और क्या है, और इनसे बचाने के लिए कोई भी लॉ अवेलेबल नहीं है। मैं तो खुद एक लॉयर हूं, मैंने अनगिनत केसेस किए हैं, कई बार केसेस किए हैं जिसमें हम खुद पिटिशनर होते हैं या रिस्पॉन्डेंट होते हैं। कई बार कोर्ट कहती है मोनिका मदद करो इन केसेस के अंदर। कोर्ट क्या देखती है? कोर्ट देखती है 18 साल की लड़की है, 21 साल का लड़का है, ओके डन, तो कंसेंट है, मर्जी है, ओके डन, इसमें पेरेंट्स कुछ नहीं कह सकते। पर जो पहले ब्रेन वॉशिंग चलती है, लड़की का ऐसा ब्रेन वॉश कर देते हैं कि उसको ठीक और गलत का फर्क ही नहीं पता चलता, उसमें नहीं जाती। और उसके बाद जब लड़की को मार दिया जाता है, लड़की को कन्वर्ट करके टॉर्चर किया जाता है, वहां भी कोर्ट नहीं होती। वहां तो परिवार को खड़ा होना पड़ता है, समाज को खड़ा होना होता है, पर तब तक समाज और परिवार उसको छोड़ चुका होता है, त्याग चुका होता है। इस लड़की के पास कोई सहारा नहीं होता सुसाइड कमिट करने के अलावा। मैं भारत की बात करती हूँ, मैं इंडिया की बात करती हूँ। तीनों रिपोर्ट्स जब मैंने पढ़ी तो ध्यान आया कि इंडिया का लव जिहाद इन यूके के सेक्सुअल ग्रूमिंग गैंग से अलग नहीं है, पैटर्न सेम है। आप देखो, इसीलिए केरला, जहां पर तो बहुत अधिक ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, वहां की क्रिश्चियन एसोसिएशन फॉर सोशल एक्शन ने सबसे पहले कॉल दी ये लव जिहाद है, क्रिश्चियन लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन ने कहा ये रेप जिहाद है, ये ISIS जिहाद है, क्रिश्चियन लड़कियों को बचाया जाए इस लव जिहाद से। कैथोलिक बिशप काउंसिल ने कहा ये लव जिहाद है, बचाओ हमारी लड़कियों को। जो केरला के चीफ मिनिस्टर थे VS अच्युतानंदन, CPIM मार्क्सिस्ट के थे वो, उन्होंने कहा कि नॉन मुस्लिम लड़कियों को इस्लाम में कन्वर्ट किया जा रहा है, उनसे विवाह रचाया जा रहा है एक षड्यंत्र के तहत कि केरला की को मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट बनाना है। 2014 में जो वहां के चीफ मिनिस्टर थे ऊमन चांडी, उन्होंने इन्फॉर्म किया वहां की स्टेट लेजिस्लेचर को कि लगभग 3000 लड़कियों को कन्वर्ट कर दिया गया है इस्लाम में। अभी 2020 में
सायरो मालाबार चर्च ने बकायदा एक सर्कुलर निकाला, पूरे राज्य में बंटवाया, हर क्रिश्चियन घर में बंटवाया कि अपने परिवारों को, अपनी लड़कियों को इस लव जिहाद के पैटर्न से बचाओ, जहां क्रिश्चियन लड़कियों को टारगेट करके इस्लाम में कन्वर्ट किया जा रहा है। लव जिहाद है कि लव जिहाद है जहां मुस्लिम मेन दे फेक देयर आइडेंटिटी, दे चेंज देयर नेम, दे चेंज देयर रिलीजन, दे फेक लव, सपने दिखाते हैं, सेक्सुअली असॉल्ट करते हैं, फिर एक्सप्लॉइट करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं और फोर्सिबली कन्वर्ट करते हैं शादी के लिए। अब जिया की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने 20 से अधिक लड़कियों का इंटरव्यू लिया। मैं केवल 2-3 बच्चियों के बारे में बात करना चाहूंगी। पहला मैं बात करती हूँ तारा सहदेव की। हम सब जानते हैं, हम गूगल कर सकते हैं, उनके वीडियो मौजूद है जो हमने इंटरव्यू लिया है। तारा सहदेव तो नेशनल शूटर थी। हम कहते ना क्या, बच्चियों को पढ़ाइए, बच्चियों को बचाइए, तो बच्चियों को जिहाद से भी बचाइए, बच्चियों को ISIS से जिहाद से भी बचाइए। आप देखिए, तारा सहदेव नेशनल शूटर थी, रांची से, झारखंड से। बड़े सपने थे, अरे वर्ल्ड चैंपियन बनूंगी शूटिंग के अंदर। पर माँ बाप को लगता था इसके अच्छे परिवार में शादी हो जाए, तो बड़े बड़े समाज के लोग आए वहां। झारखंड हाई कोर्ट के विजिलेंस रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद आए, पुलिस ऑफिशियल्स आए, बड़े लोग आए, कितनी अच्छी लड़की तुम्हारी है, इतना अच्छा एक रिश्ता आया है। रंजीत सिंह कोहली का लड़का अच्छा है, खानदान अच्छा है, पैसे वाला है, खुश रखेगा आपकी बेटी को, शादी करा दीजिए। शादी हो गई। शादी से एक दिन पहले उन्होंने कहा, हम ना 7 फेरों में यकीन नहीं रखते, पंजाबी हैं, इसलिए बाकी कस्टम्स फॉलो करेंगे, 7 फेरे नहीं करेंगे। उन्होंने कहा डन, कोई फर्क नहीं पड़ता, परिवार अच्छा है। तो शादी होने के बाद ससुराल में गई, रात को कोई दवाई दी गई और कह दिया गया आप सो जाओ, थक गई होगी, सुबह बात करेंगे। अगले दिन तारा सहदेव उठती है तो चारों ओर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें गायब, उसकी जगह पर अल्लाह शब्द लिखा हुआ है, मक्का की तस्वीरें आ जाती हैं। वो कहती क्या है ये? तो उसको पता चलता है कि उसके जो हस्बैंड है वो रंजीत सिंह कोहली नहीं है, वो वास्तव में रकीबुल खान है। उसकी जो विवाह हुआ है वो तो हो ही नहीं पाया, काजी आएगा, कबूल है कबूल है कबूल है कहेगी तो विवाह होगा। यही जो मुश्ताक अहमद थे, विजिलेंस रजिस्ट्रार झारखंड हाई कोर्ट के, यही वहां पर आए। इन्होंने कहा कि कबूल है बोल देना, अब तुम कहीं जा नहीं सकती हो, तुम्हारी इज्जत और जीवन इसी में सुरक्षित है कि तुम यहीं पर रहो। क्या करती? काजी आया, इसने कहा ठीक है, कबूल है कबूल है कबूल है। तो काजी ने कहा कि आज से जो तुम्हारा नाम है वो तारा सहदेव नहीं, सारा परवीन होगा। उसने कहा मैं नाम क्यों चेंज करूंगी, मैं धन क्यों चेंज करूंगी, मैं चेंज नहीं करूंगी। तो उसने कहा चेंज नहीं करोगे तो तुम्हारी शादी निकाह भी नहीं हो सकता। काजी चला गया। उसके बाद उसको घर में बंद कर दिया गया, सच्ची कहानी है। उसको दिन रात मारा गया, भोजन नहीं दिया गया, भोजन दिया जाता तो उसमें ड्रग्स मिला के दी जाती, दिन रात उसके साथ दुराचार किया गया। घर में हथियार थे, घर में पिस्टल थे, जो उसने बताया हरे बैग के अंदर फॉरेन करेंसी आती थी, पुलिस वाले घर आते थे, ये सब कोर्ट की फाइल घर में आती थी, गार्ड से बाहर ही कहां जाती। बड़ी मुश्किल से अपनी मेड की मदद से किसी तरह पुलिस को बताया गया, लोकल लोग इंटरवीन किए, उसके बाद उसको भगाया गया। और जब ये यहां से निकल गई तो इतने जख्म थे इसके शरीर पर, ये हॉस्पिटलाइज हो गई और हॉस्पिटल में भी जो भर्ती हुई वो मेल वार्ड में भर्ती हुई। इसका नाम वहां सारा सिंह लिखवाया गया ताकि यहां इतने जो नामी ग्रामी लोग उसको टॉर्चर कर रहे थे वहां आकर उसकी हत्या ना कर दे। हत्या तो हो ही जाती अगर वो सेलिब्रिटी शूटर ना होती। अगले दिन अखबारों में ये सारा उसका आ गया कि किस प्रकार से वो लव जिहाद की विक्टिम बनी है। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हो गई। ये जो विजिलेंस रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद थे ये सस्पेंड हो गए, इनको 1 साल की जेल हो गई। जो हस्बैंड की मां थी उसको भी जेल हो गई, हस्बैंड को 5 साल की जेल हो गई। अपने दम पर खड़ी थी ना कि जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो जनाजे ही उठा करते हैं। आज वो इंटरनेशनल शूटिंग कोच है, आज वो इंडिया की शूटिंग फेडरेशन की ऑफिशियल है, पर केसेस
चल रहे हैं, वो बहुत कुछ और नहीं कर पा रही है, पर ये तो फिर भी फॉर्चुनेट थी। इसका जो मसला था वो लोगों के बीच में आ गया, पर बहुत से लोग ऐसे फॉर्चुनेट नहीं होते। मैं नाम बदल के बताऊंगी। केरला की एक लड़की थी, विनी जॉर्ज, केरला से है। वो सीए फाउंडेशन कोर्स कर रही थी, बहुत ही ब्राइट लड़की थी। वो जो कॉलेज में गई तो कॉलेज में जहां सीए फाउंडेशन कोर्स कर रही थी वहां 200 स्टूडेंट्स थे क्लास में, 150 मुस्लिम थे, लड़के और लड़कियां। बहुत ही डिसेंट सा मॉडर्न प्रोग्रेसिव लड़का था मोहम्मद कासिम। तो उसके साथ बातचीत शुरू हो गई। अब बाकी के जितने भी लड़के लड़कियां थी उसको छेड़ते, अरे मोहम्मद कासिम तो इतना बढ़िया है, तुझे कैसे टाइम दे रहा है, कैसे इतनी अटेंशन दे रहा है, he wants to be friends with you। इसको लगता है ऐसा तो कुछ नहीं है, हम तो नॉर्मल बात कर रहे हैं। धीरे 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 उसने फ्रेंडशिप बढ़ाई, ये पीछे हटती गई। इसको लगा मैं इतनी ब्राइट हूं, मैं सीए फाउंडेशन कोर्स करी, मेरा करियर मेरे सामने है, मैं क्यों इसे इन सब पशुओं में पढ़ूंगी। फिर मोहम्मद कासिम एक बार उसके पास आया और दहाड़े मार मार कर रोना शुरू हो गया कि तुमने विनी मेरा करियर बर्बाद कर दिया है, तुमसे मिलने के बाद मैं अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहा हूं, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, मेरा जीवन बर्बाद कर दिया है, तुमने मेरा फोन नहीं उठाया तो मैं सुसाइड कमिट कर लूंगा। जैसे एक 18 साल की लड़की होती है, वो घबरा जाती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उसको लगा कि मेरी भी कोई गलती होगी, मैंने ही प्यार से बात कर ली होगी। करते करते मोहम्मद कासिम ने कहा रोते हुए कि मैं तुम्हें कुछ किताबें बताना चाहता हूं। जो उसके कमरे पे गई, वहां मोहम्मद कासिम और एक और दोस्त था। उन्होंने इसको ड्रग कर दिया, उसके साथ इसके साथ दुराचार किया, इसकी ऑब्सीन फोटोज बना दी और उसके बाद इसको ब्लैकमेल किया कि अगर तुम हमारे साथ नहीं रहोगी इन फोटोज को हम इंटरनेट पर वायरल कर देंगे। बहुत मुश्किल हुई, तब भी डटी रही। ये वापस अपने घर आई, इसने उससे बातचीत बंद कर दी, लेकिन उसका लगातार टॉर्चर शुरू हो गया। तुम पूरे कपड़े क्यों नहीं पहनती, तुम हिजाब क्यों नहीं पहनती, तुम चर्च क्यों जाती हो, तुम्हें मार डालूंगा चर्च गई तो, तुम ऊपर से नीचे तक कवर करके रखो अपने आप को। लगातार ये सब बातें शुरू हो गई और एक बार उसने देखा जब वो चर्च से वापस आ रही थी तो वही मोहम्मद कासिम 20 लड़कों के साथ उसको ढूंढ रहा था। उसको लगा आज मुझे ले गया तो मैं वापस नहीं आ पाऊंगी। किस तरह पुलिस स्टेशन पहुंची, कंप्लेंट लिखवाई, लोकल लोगों को इन्वॉल्व किया, पर केसेस चल रहे हैं और मोहम्मद कासिम के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो पाया है। कितने केसेस बताएं हम अगर बात करते हैं श्रुति की बात करते हैं। श्रुति को एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई थी, लेकिन समस्या श्रुति की ये थी कि कभी भी उसको स्कूल में, कॉलेज में, घर में बताया नहीं गया कि हमारे इतने हिंदू देवी देवता क्यों है, हमारे हिंदू देवी देवताओं की सूंड क्यों होती है, वो हनुमान जी जैसे क्यों होते हैं, मॉन्की फेस क्यों होता है, हमारे इतने सारे होते हैं, हम किसकी पूजा करें किसकी ना करें, हमारे शास्त्रों के मतलब क्या है, मंत्रों के मतलब क्या है। ये सारे क्वेश्चंस उसके ऊपर बम्बार्डमेंट की तरह आए जब वो बीए इंग्लिश में कॉलेज में आई। सारे मुस्लिम फ्रेंड्स घेर लेते, उसको बम्बार्ड करते कि देखो हमारा रिलीजन और देखो तुम्हारा रिलीजन। वो कंफ्यूज थी, उसको कुछ नहीं पता था। वो कहते धर्म के बारे में बताया क्यों नहीं जाता हमें, तो कि वहां हमको सब पता है। धीरे 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 वो इतना इन्फ्लुएंस हो गई अपने दोस्तों से और इस्लाम की ओर कि उसने कन्वर्ट कर लिया अपने आप को। ब्राह्मण लड़की ने हिजाब पहनना शुरू कर दिया और लगातार उसने कहा, मैंने सर्च करने की कोशिश की, हिंदू स्क्रिप्चर्स वर सो डिफिकल्ट टू रीड, बुक्स अवेलेबल नहीं, लोग अवेलेबल नहीं, वहां इस्लाम पर इतनी किताबें अवेलेबल है, इतने वीडियोस हैं, इनके सीडीज हैं। आई वाज अट्रैक्टेड टू इट। और धीरे धीरे वो कहती है मैं जिहादी बन गई। मेरे लिए मेरे माँ बाप काफिर थे, मैंने अपनी माँ जिनके पेट से पैदा हुई हूं उनको लाते मारी है पेट के अंदर, मैं उनकी हत्या भी कर सकती थी। मैं ऐसी ब्रेन वॉश हो गई थी। किसी तरह जब वो भाग रही थी कोर्ट से बात करके, वहां जो उसके पेरेंट्स थे उन्होंने कहा हमें 2 दिन का समय दे दीजिए, ये बच्ची हमारे साथ घर आ जाए। तो हिजाब पहने में 2 दिन के लिए आई। उनके माँ बाप उनको एक संस्था में लेकर गए जहां उनसे लगातार क्वेश्चन आंसर्स और उसको बताया गया, धीरे धीरे डाउट क्रिएट किया गया कि
तो जो तुम कर रही हो वो ठीक कर रही हो। डाउट आते ही उसने कहा कि वो क्लाउड्स छटने शुरू हो गए, उसको लगा आई नीड मोर टाइम टू एक्सप्लोर ऑल द रिलीजन्स। कहते वो 2 दिन नहीं मिलते तो आज मैं कहीं IAS में होती, क्योंकि मुझे लगता था ये लैंड तो हिंदुओं का है, मेरी जगह तो सऊदी अरेबिया में है, मुझे तो वहीं पर जाना है। अब ब्रेन वॉशिंग कि कैसे हो जाती है। और वो कहती है, उसकी रिकॉर्डिंग है जो कहती है मैं पढ़ी लिखी मूर्ख थी, मुझे क्या हो गया था मुझे नहीं पता, मैं पागल हो गई थी। हाँ तो बिल्कुल ठीक है। और बाकी की जिन लड़कियों की ब्रेन वॉशिंग हो रही है उनको वो वापस ठीक करने का काम कर रही है। तो ऐश्वर्या वो तो 18 साल की लड़की थी, सुसाइड कमिट कर लिया, वो वापस नहीं आ पाई। वो सोनिका मिश्रा, उसको तो वो लड़का मुस्लिम जो था वो हिंदू नाम रखकर शादी की, उसके बाद इथियोपिया ले गया और 40 लाख रुपए में बेच दिया। बहुत मुश्किल से वो अपने पड़ोसियों की मदद से हिंदुस्तान वापस आई है, तो केसेस फाइल कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन कोई मदद के लिए नहीं आता, वो कहता कुछ नहीं कर सकते। तो जो हमारी फाइंडिंग्स आई हैं वो फाइंडिंग्स में हम यही कह रहे हैं कि चाहे वो ग्रूमिंग गैंग्स जो थे वो यूके के थे या यूरोप के थे, या ये जो ऑर्गेनाइज फंडेड नेटवर्क है वो यहां हिंदुस्तान में है, पैटर्न सेम है। पैटर्न है कि ब्राइट हिंदू सिख क्रिश्चियन गर्ल्स को जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको टारगेट करो, फैशनेबल क्लोथ्स, बढ़िया सी बाइक्स, कैसा है, मोबाइल है, अटेंशन दो, प्यार तो सब कुछ चाहिए ना, सपने दिखाओ, फांस लो और फिर सेक्सुअल रिलेशन में डालकर आप ब्लैकमेल करो, अपने आप को प्रोग्रेसिव लिबरल दिखाओ ना, और धीरे धीरे वो ऐसी फंस जाती हैं, उनके पास शादी के अलावा कोई चारा नहीं बचता, उनको कन्वर्ट कर दो। अगर ये फंडेड नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है, तो काजी, लॉयर, स्टैम्प पेपर, कोर्ट में केस, ये सब एक दिन में कैसा हो जाता है। आप और मैं तो नहीं कर सकते। एक दिन में काजी भी आ जाएगा, कागज भी तैयार हो जाएंगे, वकील भी आ जाएगा, स्टैम्प पेपर्स भी आ जाएंगे, कोर्ट में केस भी फाइल हो जाएगा, कोर्ट में केस लग भी जाएगा। और कोर्ट क्या पूछेगी, 18 साल के हो, 21 साल के हो, मर्जी है, ऑलराइट, दे कैन मैरी। उस मां से पूछो जिसने 9 महीने तक बच्ची को कोख में रखा है अपने, जब वो देखती है कि जो बच्ची है शादी के बाद, निकाह के बाद उसका जो शव है वो ब्रीफ केस में आता है, तब कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता। वो सोचती काश मेरी बच्ची को मैं पकड़ कर बचा पाती। हाँ तो मां है ना। तो इस समाज की प्रॉब्लम है, समाज को देखना है कि हमें इन बच्चियों को बचाना है। वहां तो 12 साल की लड़की यूके में प्रेग्नेंट हो गई थी और ये नहीं पता था कि पिता कौन है इसका, बिकॉज ऑफ दीज सेक्सुअल ग्रूमिंग गैंग्स। हाँ, कानून आ रहा है, यूपी कानून लेकर आया है, जो उत्तर प्रदेश कानून लेकर आया है उस कानून में लव जिहाद का नाम नहीं है, फिर नाम होना भी नहीं चाहिए। वो कानून क्या लेकर आया है कि जो इलीगल कन्वर्जन हो रही है उसके खिलाफ कानून है। 2 बातें हैं इसमें। पहली, अगर धोखे से शादी होती है, शादी में मिसरिप्रेजेंटेशन होती है, नाम की होती है, आइडेंटिटी की होती है, धर्म की होती है, या फोर्स होता है, या झूठा इन्फ्लुएंस होता है, या धमकाया जाता है, या कुछ प्रलोभन दिया जाता है, या बाकी कोई भी फ्रॉड कमिट किया जाता है, तो वो अपराध है। और फिर शादी के लिए अगर कन्वर्ट किया जाता है तो वो अपराध है। इसमें 1 साल से 5 साल तक की जेल हो सकती है, 15,000 तक का जुर्माना हो सकता है। दूसरा, अगर 18 साल से कम की बच्ची है या शेड्यूल ट्राइब है, उसको कन्वर्ट किया जाता है, धोखे से कन्वर्ट किया जाता है, शादी के लिए कन्वर्ट किया जाता है, तो जेल अधिक होगी, 3 से 10 साल की जेल होगी, जुर्माना भी अधिक होगा, 25,000 रुपए तक का जुर्माना होगा। कुछ संस्थाएं भी हैं जो फंड करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, लोग प्रोवाइड करते हैं, और वो संस्थाएं मास कन्वर्जन करती हैं, पूरे गांव को कन्वर्ट कर देती हैं, 100 लोगों को कन्वर्ट कर देती हैं, 20 लोगों को कन्वर्ट करती हैं। उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल की जाएगी। उनकी पनिशमेंट भी 3 से 10 साल तक की पनिशमेंट है, 50,000 रुपए तक जुर्माना है। हाँ, एक बात और,
अगर कन्वर्जन सिर्फ शादी के लिए होती है तो वो शादी नल एंड वॉइड होगी, डिक्लेयर कर दी जाएगी, खारिज है, दिस इज नो मैरिज एट ऑल। क्योंकि कुरान भी कहती है कि आप केवल एक बिलीवर से शादी कर सकते हैं, जो अल्लाह में, जो इस्लाम में विश्वास करता है, उसी लड़की से शादी कर सकते हैं। तो केवल शादी के लिए जो कन्वर्ट करता है वो तो बिलीवर नहीं है, उसको तो आइडिया ही नहीं है क्या है मजहब में, तो इसलिए वो शादी तो इस्लाम में भी खारिज है, वो कानून के अंतर्गत भी खारिज होगी। इसको उन्होंने कहा है यूपी अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन प्रोहिबिशन ऑर्डिनेंस 2020। ये भी कैबिनेट ने ऑर्डिनेंस को अप्रूव किया है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्डन किसके ऊपर होगा प्रूव करने का कि कोई धोखे से कोई शादी नहीं हुई है, धोखे से कन्वर्जन नहीं हो पा रहा, ये उसके ऊपर बर्डन होगा प्रूव करने का जो उसकी मदद कर रहा है कन्वर्ट होने में। और अगर सपोज मैं कन्वर्ट होना चाहती हूं तो मुझे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को एक पत्र लिखना पड़ेगा, प्रॉपर फॉर्मेट है वहां पर कि मैं कन्वर्ट होना चाहती हूं। कन्वर्ट होने से 2 महीने पहले लिखना पड़ेगा, तो बुलाएगा, वो बातचीत करेगा, वो परमिशन देगा, तभी मैं कन्वर्ट हो सकती हूं, नहीं शादी के द्वारा, वरना नहीं हो सकती। और ऐसा नहीं होगा तो 6 महीने से 3 साल तक की पनिशमेंट होगी और 10,000 रुपया जुर्माना होगा। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का भी लगभग इन्हीं लाइंस पर जो ड्राफ्ट आया है लॉ का, फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2020 ऑफ मध्य प्रदेश, वो भी ऐसा ही है। वो भी कहता है कि अगर फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्जन होगा और मैरिज होगी प्रलोभन या फ्रॉड के द्वारा, तो 5 से 10 साल तक की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है। तो जो कानून आ रहे हैं वो केवल लव जिहाद के लिए नहीं है, कानून है इलीगल कन्वर्जन के लिए है, फॉर द सोल पर्पज ऑफ मैरिज। 7 स्टेट से तो ये कानून पहले से ही है, उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है। वो हम सब लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, उसके बारे में बातचीत करेंगे। पर जो अब कानून आ रहे हैं वो अमेंडमेंट के साथ आ रहे हैं, ज्यादा स्ट्रिंजेंट आ रहे हैं। मैं एक पॉइंट आखिर में जरूर बताऊंगी, आज जो पूरा नरेटिव लेफ्ट का चला है, लेफ्ट इस्लामिस्ट लॉबी का चला है, वो कंफ्यूज कर रहे हैं। मुझे वो स्टोरी हमेशा ध्यान आती है कि जब राम जी ने रावण को मारना था ना, तो 1 लाख मायावी रावण आ गए। एक मायावी रावण को मारते दूसरा खड़ा हो जाता, दूसरे को मारते तीसरा खड़ा हो जाता, तीसरे को मारते चौथा खड़ा हो जाता। तो ये जो माया जाल फैलाया जा रहा है, ये है ऑल दीज आर इंटरफेथ मैरिजेस। ये 2 रिलीजियंस के बीच में प्यार भरी मोहब्बत भरी शादी है। तो क्या हिंदू मुस्लिम शादी को आप बहिष्कार करते हैं, बैन करते हैं? आप क्रिश्चियन मुस्लिम शादी का बैन करते हैं? ऐसा नहीं है। Nobody is talking about inter-religion marriages here. वो तो इस डिस्कोर्स का हिस्सा ही नहीं है। इंटरफेथ, इंटर-रिलीजन मैरिजेस क्या होती हैं कि जो लड़का और लड़की 18 साल और 21 साल से के हैं या उससे अधिक हैं, अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी शादियों को प्रोत्साहन मिलना ही चाहिए, आगे होनी ही चाहिए। आर्टिकल 14 कहता है राइट टू इक्वालिटी, एवरीबडी इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, एवरीबडी हैज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 कहता है कि आप धर्म के आधार पर, जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल 21 कहता है कि राइट टू लाइफ है, राइट टू पर्सनल फ्रीडम है, कोई छीन नहीं सकता आपसे। आर्टिकल 25 भी जो कहता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसको ध्यान से सुनना चाहिए। 100% जब आर्टिकल 25 राइट टू रिलीजन की बात करते हैं वो झूठ बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है हमें समझना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि राइट टू फ्रीडम एब्सोल्यूट राइट नहीं है। अगर मैं कोट करूं कॉन्स्टिट्यूशन को, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक मोरालिटी, पब्लिक हेल्थ, सब्जेक्ट टू ऑल अदर फंडामेंटल राइट्स, अ पर्सन हैज राइट टू रिलीजन। यानी अगर आप समानता रखते हैं, आप सम्मानजनक जीवन देते हैं, आप स्वतंत्रता देते हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर को प्रॉब्लम नहीं करते हैं, आप पब्लिक हेल्थ का ध्यान करते हैं, पब्लिक ऑर्डर का ध्यान करते हैं, तभी राइट टू रिलीजन है अथवा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन के हिसाब से तो ट्रिपल तलाक, हलाला, 4 शादियां हो ही नहीं सकती।
हो ही नहीं सकती। आर्टिकल 25 में ये तीनों आ ही नहीं सकते, क्योंकि स्त्री के सम्मान के, स्त्री की डिग्निफाइड लाइफ के, समानता के अगेंस्ट में है ये सब। तो आर्टिकल 25 हमने देख लिया। अब इस सब में तो इंटरफेथ मैरिजेस अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर प्रॉब्लम कहां आती है कि सभ्य समाज इसको बर्दाश्त कैसे कर सकता है कि कोई लड़का धर्म बदलकर, भेष बदलकर, नाम छुपाकर बच्चियों को 12 साल की, 14 साल की, 18 साल की, 20 साल की, 22 साल की, 25 साल की लड़कियों को फंसाता है, शारीरिक संबंध बनाता है, शोषण करता है, शादी के लिए धन परिवर्तन करता है, और पुलिस के पास जाती है। पुलिस कहती है हाथ खड़े हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि अपराध है ही नहीं, कोई कानून तो है ही नहीं। लोग कहते हैं क्या है, मुख्तार अब्बास नकवी जी की भी शादी हुई है, शाहनवाज हुसैन जी की भी शादी हुई है, सुशील कुमार मोदी जी की भी शादी हुई है। इंटरफेथ मैरिजेस है, बढ़ावा मिलना चाहिए ऐसी शादियों को। इन शादी में प्यार है, मोहब्बत है, धोखा नहीं है, धर्म परिवर्तन नहीं है। तो इसीलिए लोग कहते हैं अब क्या गौरी शाहरुख खान से शादी कर सकेगी? बिल्कुल कर सकेगी। गौरी शाहरुख खान से प्रयागराज में शादी कर सकती है, वो कहीं भी शादी कर सकती है, बशर्ते कि शाहरुख खान राज मल्होत्रा बन के ना आए, बशर्ते कि गौरी शादी के बाद भी गौरी रहे, वो शबनम खान ना बन जाए, बशर्ते कि इसमें व्यभिचार ना हो, इसमें धोखा ना हो, इसमें ब्लैकमेल नहीं हो। एक अंतिम बात कहूंगी कि देखिए, लड़का लड़की से प्यार करता है, लड़की लड़के से प्यार करता है, इसमें धर्म तो कहीं नहीं आ सकता। लेकिन क्या कारण है कि जहां हिंदू लड़के ने प्यार किया मुस्लिम लड़की के साथ, सरेआम उसका सर काट दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है और कह दिया जाता है कि प्यार यार की बात नहीं थी, हत्या का मुकदमा बनता है। तो हिंदू लड़की जा सकती है, क्रिश्चियन लड़की जा सकती है, वो आ नहीं सकती, तो और कोई तो है, इनकम ही नहीं है। ये प्यार नहीं हो सकता, ये केवल धोखा है, ये जिहाद है और काफिरों के विरुद्ध में जिहाद है। दुनिया इसको मानने नहीं कर सकती। ऐसा भारत के लिए और विश्व शांति के लिए खतरा है। इसे दृष्टि के माध्यम से भी हम सब बहनें अपनी बच्चियों को बचाएं, अपनी बहनों को बचाएं, अपनी बेटियों को बचाएं, पड़ोसी की बेटियों को बचाएं। ऐसा कानून होना चाहिए, धोखे से और धन परिवर्तन जो किया गया हो, जो प्यार किया गया हो और इस्लाम ग्रहण करवाया हो, वो नहीं मानने, वो खारिज हो जाएगा और जो ऐसा करता है वो जेल में जाएगा। 4 बातें और। शरिया के द्वारा एक मुस्लिम और एक हिंदू, सिख, क्रिश्चियन लड़की की शादी है, वो अमान्य होनी चाहिए, वो खारिज होनी चाहिए, क्योंकि शरिया के अंतर्गत 2 मुस्लिम्स की शादी ही हो सकती है। यानी लड़की का धर्म परिवर्तन करना ही होगा तभी शादी हो सकती है, इसलिए लॉ में ये भी इंक्लूड करना चाहिए। तो शरिया से जो शादी करवाता है काजी या वो हस्बैंड, उसको भी जेल होनी चाहिए। जो भी हिंदू मुस्लिम, क्रिश्चियन मुस्लिम या ऐसी शादियां होनी चाहिए, वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होनी चाहिए, जहां दोनों अपना अपना रिलीजन रख सकते हैं, दे डोंट नीड टू कन्वर्ट। दूसरी बात, जो परिवार शादी के बाद लड़की को फोर्स करते हैं कन्वर्ट करने के लिए, वो हस्बैंड और परिवार के खिलाफ भी 498 जैसा प्रावधान आना चाहिए, क्रुएल्टी का प्रावधान, उनको सजा होनी चाहिए। और अंतिम बात कि जो माइनर गर्ल्स 12, 13, 14 साल की बच्चियों के साथ करते हैं, आप देखिए पैटर्न क्या है, 15, 16 साल की लड़कियों को अधिक पकड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि शरिया के अनुसार जब कन्वर्ट करेंगे तो 16 साल के बाद इस्लाम में लड़की शादी कर सकती है, तो 16-17 साल की लड़कियों को कन्वर्ट करके शादी हो जाती है। तो जो भी माइनर्स के साथ शरिया से शादी करेगा उस पर पॉक्सो लगना चाहिए, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, उसमें सजा होनी चाहिए उसके स्ट्रिंजेंट प्रावधानों के तहत। कोशिश कर रहे हैं बच्चियों को बचाने की। इट्स नॉट अबाउट लव, इट इज ओनली जिहाद। आई एम नॉट सेइंग इट, entire world is saying it, entire Europe is saying it, entire UK is saying it. रिपोर्ट्स है हमारे पास, ये सब कहती हैं। बाकी बच्चियां कहती हैं हम तो मर गई, हमारे साथ हो चुका,
बाकियों को बचा सको तो बचा लो। इसलिए यही बात कहकर बात समाप्त करती हूं कि मुश्किलें तो बहुत आती हैं लाइफ में, पर कुछ ना कुछ तो करेंगे। भगवान ने अगर जीवन दिया है वो केवल अपने लिए नहीं दिया, वो लगातार प्रयास करने के लिए दिया है कि ये जो समाज है, ये देश और दुनिया है, बेहतर हो सके, यहां शांति हो सके। कि हो गई है पीर परवसी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हम सब बहनों का मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि ये लव जिहाद की सूरत बदलनी चाहिए। और तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही हो कहीं भी बदलाव की आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।